यस, गुड मॉर्निंग क्लास 7। टुडे वी डिस्कस चैप्टर 4। आज हम लोग चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। यस, जो चैप्टर 4 है इस वीडियो के अंदर वी डिस्कस पार्ट 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। दिल्ली सल्तनत, जो दिल्ली सल्तनत है उसका पार्ट 3 हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यस, फर्स्टली वी डिस्कस इन्वेंशन ऑफ टैमरलैन, कि किस तरह से इन्वेंशन जो आक्रमण हुआ था टैमरलैन उसके बारे में। यस, कब हुआ था? AD 1398 में जो अटैक हुआ था, आक्रमण जो हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यस, देखिए टिमूर, जो ये टिमूर है इसे तैमूर भी बोलते हैं, टिमूर भी बोलते हैं। बोथ आर सेम, टिमूर एंड तैमूर। तो टिमूर द लैंड बेटर नॉन एज टैमरलैन, इसे टैमरलैन के नाम से जाना जाता है। हैड राइजन टू पावर इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के अंदर जो मध्य एशिया है उसके अंदर ये अपना जो पावर है उसको रेस बढ़ाना चाहता था, अपने पावर को। इन AD 1398 के टाइम की बात है। टैमरलैन अटैक दिल्ली एंड डिड नॉट फेस मच रेसिस्टेंस। टैमरलैन ने जो क्या किया था, अटैक किया था दिल्ली के ऊपर और उसने रेसिस्टेंस मतलब मनाई फेस नहीं करी थी। रेसिस्टेंस मतलब लोगों का विद्रोह उसने फेस नहीं किया था। लाइक अदर मंगोल इन्वेंडर ही स्टार्टेड लूटिंग एंड टेरराइजिंग पीपल। जब मंगोल ने क्या किया था, इन्वेंडर अटैक किया था और लोगों को क्या किया था, लूटना स्टार्ट किया था। तब व्हेन दे रेसिस्टेड ही ऑर्डरेड मैस केयर, और जब उन्होंने क्या किया था, वो लोग क्या करते थे, लोगों की मारते भी थे। वो लोगों को लूटने के साथ साथ वो लोगों के साथ क्या करते थे, लोगों के साथ बैड बिहेव करते थे। दिस टेरर लास्टेड ऑन फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट। ही देन लेफ्ट दिल्ली ऑन हिज वे बैक ही लूटेड मेरठ, मतलब उन्होंने दिल्ली को लूटा सबसे फर्स्ट। देन उसके बाद वो मेरठ, हरिद्वार और नागरकोट को भी उन्होंने लूटा एंड जम्मू, और इसके अलावा किसको लूटा उन्होंने, जम्मू को लूटा। Besides the wealth, he took a large number of artisans, craftsmen and builder to समरकांड। इसके अलावा वो काफ़ी सारी जो वेल्थ है, संपत्ति अपने साथ, और इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिसंस, जो क्राफ्ट्समैन थे, बिल्डर्स जो थे, वो उनको अपने साथ ले गए थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया था, इन्वेंशन आक्रमण किया था। यह सब हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जो सैयद जो डायनेस्टी थी इंडिया के अंदर उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। सैयद डायनेस्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सैयद जो डायनेस्टी थी उसका था 14 से लेकर AD 1451 तक उन्होंने रूल किया था। यह सैयद डायनेस्टी 1414 से लेकर 1451 तक कौन सी डायनेस्टी थी? सैयद डायनेस्टी थी। यस, देखिए टिमूर एंट्रस्टेड द गवर्नेंस ऑफ मुल्तान, लाहौर एंड दीपालपुर टू हिज डेप्यूटी खिजीर खान। तो अब जो है टिमूर है या तैमूर है, वो क्या करके अपना जो गवर्नेंस है वो सौंप कर चले गए थे। देखिए लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर, इनका जो तीनों जगह के नाम आए हैं, लाहौर, दीपालपुर एंड मुल्तान, इसका जो सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने किसको दे दी थी, जो उनके डेप्यूटी थे खिजर खान, उसको दे दी थी सारी। खिजर खान को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने दे दी थी, उसे गवर्नर बना दिया था। टिमूर डाइड इन AD 1405 में क्या हो गई थी, टिमूर की मृत्यु हो गई थी। द तुगलक किंगडम समहाउ मैनेज टू कंटिन्यू टिल AD 1413, और 1413 तक जो था तुगलक जो थे, तुगलक किंगडम है या तुगलक जो वंशज है वो मेंटेन कर रहे थे उस राज्य को, उस डायनेस्टी, अपनी डायनेस्टी को। फिर है खिजर खान ऑक्यूपाइड दिल्ली इन 1414, और 1414 में क्या था, जो खिजर खान थे उन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाइड, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ सैयद डायनेस्टी, और उन्होंने किसकी स्थापना करी थी, सैयद डायनेस्टी की स्थापना करी थी। कौन सा उसका नाम रखा, सैयद डायनेस्टी। ही वॉज द मोस्ट एबल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के जो सबसे एबल रूलर थे या जो सबसे पावरफुल रूलर, अच्छे रूलर थे, वो कौन थे, खिजर खान थे। ही डाइड इन AD 1421 में उनकी मृत्यु हो गई थी। हिज सक्सेसर वर ऑल वेरी वीक, और उनके जो बाद में उनके जो सक्सेसर्स जो आए थे, मतलब जो उनकी फैमिली से जो आए थे, सन, ग्रैंड सन, वो सब क्या थे, वीक थे।
यस, अब हम पढ़ेंगे लोधी डायनेस्टी के बारे में। 1451 से उन्होंने रूल किया था। लोधी डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यस, जो लोधी डायनेस्टी वाले थे उन्होंने 1851 से लेके 1526 तक रूल किसने किया था? लोधी डायनेस्टी। सॉरी, यस देखिए, ड्यूरिंग द रूल ऑफ सैयद वन ऑफ देयर अफगान ऑफिसर। तो जब सैयद राज कर रहे थे, सैयद रूल कर रहे थे, तो उनके एक अफगान ऑफिसर थे बहौल लोधी। क्या नाम था उनका? बहौल लोधी। AD 1451 से लेके AD 1489 तक रोज टू ग्रेट प्रोमिनेंस एंड बिकम गवर्नर ऑफ पंजाब। उन्होंने प्रोमिनेंस मतलब काफ़ी शोहरत हासिल करी और वो क्या बने? गवर्नर बने। कहाँ के? पंजाब के गवर्नर बने। इन AD 1451 ही सीज दिल्ली एंड रेज्ड हिमसेल्फ टू द थ्रोन। उन्होंने क्या किया? सीज कर दिया दिल्ली को और ख़ुद को दिल्ली के सिंहासन पर, अपने आप को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। किसने? बहौल लोधी ने। फिर देखिए, ही AD 1451 से लेके 1489 तक रिकवर्ड सिंध एंड मेवाड़। उन्होंने सिंध और मेवाड़ वाला जो एरिया है उसके ऊपर भी कब्जा किया। ही ट्रीटेड द नोबल्स एज हिज इक्वल्स। जो उनके जो नोबल्स थे उनको अपने बराबर ही ट्रीट करते थे, उनके साथ अच्छा बिहेव करते थे। ही ट्राइड टू विन देयर कॉन्फिडेंस बाय गिविंग देम गिफ्ट्स एंड लैंड ग्रांट्स ऑफ जागीर। तो वो जो अपने नोबल्स थे उनको खुश रखने के लिए, उनके साथ उनको कॉन्फिडेंस फील करवाने के लिए उन्हें गिफ्ट्स वगैरह या उन्हें लैंड वगैरह, जिसे जागीर बोलते हैं, वो गिफ्ट वगैरह करते थे वो अपने नोबल्स को। फिर देखिए, विथ देयर हेल्प ही रूल फॉर अबाउट 38 ईयर। और इस तरह से उनकी मदद से, अपने नोबल्स की मदद से, उनकी हेल्प से उन्होंने 38 ईयर तक रूल किया था। फिर देखिए, सिकंदर लोधी। लोधी डायनेस्टी में हम अब पढ़ेंगे सिकंदर लोधी के बारे में। सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा है बहौल लोधी के बारे में। अब सिकंदर लोधी, उन्होंने 1489 से लेके AD 1517 तक किसने रूल किया था? सिकंदर लोधी ने। सिकंदर लोधी सक्सेसेड बहौल लोधी। जो बहौल लोधी के ही सक्सीडर थे, कौन थे? सिकंदर लोधी। ही सप्रेस्ड रिबेलियंस ऑफ चीफ्स। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द लोधी किंग्स। वो भी एक ग्रेट किंग थे। लोधी जो डायनेस्टी थी उसमें जो सिकंदर लोधी भी एक ग्रेट किंग थे। ही मूव द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। उन्होंने जो अपनी कैपिटल दिल्ली से कहाँ शिफ्ट कर ली थी? आगरा। सो दैट ही कुड कंट्रोल द किंगडम बेटर, ताकि जो किंगडम है, जो राज्य है, उसे वो अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाए। ही इज़ नॉन फॉर हिज हार्टेड टूवर्ड द हिंदूज। बट वो जो क्या करते थे? हेट करते थे। जो हिंदूज थे उनसे हेट करते थे सिकंदर लोधी। तो वो इसके लिए जाने जाते थे हेटर टू हिंदूज। वो हिंदू से हेट करते थे। यह सब हम पढ़ेंगे इब्राहिम लोधी के बारे में। इब्राहिम लोधी ने 1517 से लेके 1526 तक किसने रूल किया था? इब्राहिम लोधी ने रूल किया था। यस देखिए, इब्राहिम लोधी फेल्ड टू कीप नोबल्स इन गुड ऑनर। जो इब्राहिम लोधी है वो अपने जो नोबल्स का सम्मान करने में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। उनके साथ लोधी किंग्स वर अफगान्स। जो लोधी जो किंग्स थे, क्या वो क्या थे? अफगान्स थे। मच ऑफ देयर स्ट्रेंथ डिपेंड ऑन द लॉयल्टी ऑफ अफगान नोबल्स। जो अफगान जो नोबल्स थे उन्हीं के ऊपर वो डिपेंड थे, क्योंकि वही लॉयल थे। अफगान के जो नोबल्स थे, क्योंकि ये खुद भी अफगान थे, तो जो अफगान के नोबल थे वही क्या थे? लॉयल थे। तो इनकी जो स्ट्रेंथ थी, उनकी जो ताकत थी, वो किससे थी? अफगान नोबल्स से थी। दीज नोबल बिकम जेलस ऑफ हिज पावर एंड सक्सेस। बट अब वो जो अफगान्स है वो क्या होने लगे? जेलस होने लगे इब्राहिम लोधी की इस पावर से, उनकी सक्सेस से। अ पावरफुल अफगान नोबल दौलत खान लोधी, जो एक पावरफुल जो नोबल थे, उनका नाम है दौलत खान लोधी, इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेंट इंडिया। तो उन्होंने क्या किया? बाबर को इंडिया पर आक्रमण करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए इन्वाइट किया कि आप भारत पर क्या किए? अटैक करिए। In AD 1526, a descendant of Timur established the Mughal Emperor in India। और इस तरह से 1526 में जो बाबर के वंशज थे टिमुर, उन्होंने क्या किया? मुग़ल एम्पायर स्थापित किया। मुग़ल जो है इंडिया के अंदर आए 1526 में। यस, आप पेज नंबर 38 पर आप देखेंगे एक टॉम बना हुआ है सिकंदर लोधी का दिल्ली के अंदर। यस, अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत की, जो किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था दिल्ली सल्तनत के अंदर।
उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने कंट्रोल किया था, किस तरह से उनका एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक, किस तरह से उनका प्रशासनिक लाइक ऑफिशियल कंट्रोल या ऑफिशियल मैनेजमेंट किस तरह का था वो हम यहाँ देखेंगे। तो द मुस्लिम स्टेट वॉज ए थियोरेकेसी, जो मुस्लिम जो स्टेट था वो थियोरेकेसी मतलब वो जो मुस्लिम जो धर्म है उसी को बढ़ाना या उसी को प्रोटेक्ट वो करते थे। द सुल्तान रूल्ड इन द नेम ऑफ गॉड एंड इस्लाम एज द रिलीजन ऑफ द स्टेट, मतलब उस स्टेट का जो रिलीजन होता था वो क्या होता था, इस्लाम रिलीजन ही होता था। तो यहाँ जो सबसे फर्स्ट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर जो सबसे फर्स्ट जो आता है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है। सेंट्रल मतलब प्रशासन, एक के पास केंद्र। यस देखिए क्या होता है, द सुल्तान एंड हाई ऑफिशियल्स, द सुल्तान वॉज द हेड ऑफ बोथ सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो सुल्तान होता है, जो राजा होता है, वो ही क्या होता है, हेड होता है, चाहे मिलिट्री हो या चाहे सिविल हो, सभी जगह हेड जो कौन होगा, सुल्तान ही होगा। ही कैरिड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन विथ हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, और वो अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो किसकी हेल्प से करता है, जो मिनिस्टर्स, उसके जो अदर मंत्री है उसकी हेल्प से वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉर वॉज वज़ीर और द चीफ मिनिस्टर, और जो उनके जो वॉर होते थे या तो वो वज़ीर या जो चीफ मिनिस्टर होते थे उनके साथ। अदर की ऑफिशियल वर द दीवान, इसके अलावा और जो ऑफिसर्स के नाम है दीवान। दीवान जो होता था फिनेंस मिनिस्टर होता था। फिनेंस मतलब जो कि लाइक जो अपना स्टेट है या अपना किंगडम है उसके अंदर कितना मनी का फ्लो हो रहा है, मनी कितनी आ रही है जा रही है, इनपुट आउटपुट कितना है, वो चीज़ देखते थे दीवान। एंड काजी, काजी जो होता था वो चीफ जज होता था, मतलब न्याय का काम जो करना है कि लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, उसके बीच में क्या करना है, जजमेंट देना है, तो वो कौन करता था, काजी करता था। सेकंड है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही द आर्मी। द स्टैंडिंग आर्मी वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सुल्तान। तो जो आर्मी होती थी वो भी किसके कंट्रोल में होती थी, सुल्तान के, क्योंकि सुल्तान ही क्या होता था, मिलिट्री का भी हेड होता था। यस फिर देखिए, बिसाइड द स्टैंडिंग आर्मी इक्तेदार्स वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सप्लाई द फोर्सेस थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। जो इक्तेदार होते थे वो क्या करते थे, फोर्स सप्लाई करते थे। द आर्मी मिनिस्टर वॉज नॉन एज दीवान एरिस, और इसे किस नाम से, दीवान एरिस के नाम से जाना जाता था। अब हम पढ़ेंगे जस्टिस, न्याय। इन केस इन्वॉल्विंग मुस्लिम्स जस्टिस वॉज बेस्ड ऑन शरीयत और द इस्लामिक लॉ। जो न्याय जो व्यवस्था थी कि जो लोगों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, दो लोगों के बीच में फाइटिंग हो गई थी, तो वो जो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो उनका लॉ किस पे बेस्ड था, इस्लाम धर्म के ऊपर बेस्ड था। इट वॉज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय काजी, और जो काजी ही क्या थे, जज थे, मतलब वही जज का रोल प्ले करते थे कि उनके बीच में, दो लोगों के बीच में अगर कोई डिसीजन लेना है तो उस कौन लेंगे, काजी लेते थे। यस फिर देखिए प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे हम, प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, प्रांत, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है प्रांतीय में, द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। अब जो एम्पायर है उनका जो शासन है, पूरा जो किंगडम है, उसको अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड किया होता था, मतलब अलग अलग प्रांत में। लाइक ये उनका पूरा किंगडम हो गया, बहुत बड़ा किंगडम है, तो उसको अलग अलग प्रोविंसेस मतलब प्रांत में डिवाइड कर दिया है। जिस तरह से लाइक हमारा इंडिया है कंट्री, उसको अलग अलग स्टेट में डिवाइड किया गया है, इसी तरह से उस समय जो अलग अलग किस्में प्रांत में डिवाइड कर दिया गया था किंगडम को। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ प्रोविंसेस। तो इस तरह से जो अपने शासन को या अपने किंगडम को नंबर ऑफ प्रोविंसेस में वो लोग डिवाइड कर देते थे। सम ऑफ द प्रोविंसेस वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर कॉल्ड नायब सुल्तान, और जो इसके हेड होते थे या यहाँ के जो गवर्नर होते थे उन्हें बोलते थे नायब सुल्तान। क्या बोला जाता था, यहाँ के जो हेड होते थे इनको नायब सुल्तान बोलते थे। Some other provinces were administered by defeated rulers who had been allowed to rule on payment of regular tribute। तो उन्हें भी क्या हो जाता, जैसे रेगुलर जो यहाँ के जो गवर्नर होगा उसे भी कि एक रेगुलर बेसिस पे सैलरी या कुछ जो सुल्तान है वो कुछ उन्हें गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे या उन्हें उसके लिए
पेमेंट मिलता था, दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू असिस्ट द सुल्तान इन टाइम्स ऑफ वॉर। और जब वॉर का टाइम होता था, युद्ध का टाइम होता था, तो यहाँ के जो गवर्नर है या नायब सुल्तान है वो क्या करते थे, जो किंग होता था या जो सुल्तान है उनसे क्या करते थे, असिस्ट भी करते थे, एडवाइस देते थे। यस, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम पढ़ेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। क्या होता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन? यस, देखिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो द प्रोविंशियंस वर डिवाइडेड इनटू शिक्स, मतलब ये प्रांत थे, इनको भी अब छोटे छोटे शिक्स में डिवाइड कर दिया गया। लाइक जैसे हमारे स्टेट को किस में डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, उसी तरह से उस समय ये प्रांत जो होते थे, प्रोविंशियस जो होते थे, इन्हें शिक्स में डिवाइड कर देते थे। और ईच अंडर है शिकदार, मतलब हर के अंदर, जैसे हमारे यहाँ कलेक्टर होते थे उसी तरह से शिक को कंट्रोल करने के लिए शिकदार होते थे। ईच शिक वॉज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ पेरिकेंस। फिर ये भी जो है उसको भी और क्या अलग अलग और स्मॉल उसमें प्रेग्नेंट में ये लोग डिसाइड कर देते थे, प्रेग्नेंस। यस, प्रज्ञांस विच वर लाइक मॉडर्न स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स, जैसे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स होते थे। द विलेज वॉज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अंदर जो सबसे स्मॉल यूनिट होती थी इनको भी, और विलेज जो गांव जो होते थे उनके अंदर। यस, फिर देखिए ईच विलेज हैड ए रेवेन्यू ऑफिसर, हर विलेज हर गांव के अंदर क्या होता था, रेवेन्यू ऑफिसर होता था जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, मतलब पैसा जो टैक्स वगैरह कलेक्ट करने का काम करता था, कॉल्ड पटवारी, उसे क्या बोलते थे, पटवारी बोलते थे। इट हैड एन ऑन पंचायत टू सेटल डिस्प्यूट, उसके अलावा हर उसकी खुद की क्या होती थी, पंचायत होती थी जहाँ वो डिस्प्यूट, लोगों के बीच में जो वॉर लड़ाई झगड़ा हो गया या डिस्प्यूट हो गया तो उसको सेटल आउट कौन करता था, पटवारी कर देते थे। यस, अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में, कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी होती थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कि अर्थव्यवस्था, फाइनेंशियल कंडीशंस लोगों की कैसी थी। देखिए एग्रीकल्चर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सबसे जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी वो कौन सी थी, एग्रीकल्चर, मतलब लोग खेती ही उस टाइम पर ज़्यादा करते थे। इट वॉज द चीफ सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द सल्तनत, और जो इनकम का जो सोर्स था सल्तनत, मतलब राजा के पास जो इनकम सोर्स था वो भी यही था कि लोग जो रेवेन्यू आती थी, राजा के पास जो इनकम आती थी वो यहीं से आती थी। एग्रीकल्चर में जो लोगों के पास प्रोडक्शन हुआ उसी के ऊपर वो क्या लगाते थे, टैक्स लगाते थे। इंडियंस प्रोड्यूस मैनी क्रॉप्स, जो इंडियंस है काफ़ी सारी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, सच एज जैसे राइस, शुगर कैन, ऑयल सीड एंड कॉटन। फिरोज शाह तुगलक बिल्ट मैनी कैनल्स, जो फिरोज शाह तुगलक है उन्होंने काफ़ी सारी कैनल्स, नहरें बनवाई थी ताकि जो कल्टीवेशन में लोगों को, सिंचाई में लोगों को प्रॉब्लम ना आए। यस, फिर देखिए आर पीपल वर मास्टर्स ऑफ मैनी क्राफ्ट, इसके अलावा यहाँ जो लोग थे वो क्या थे, क्राफ्ट्स, मतलब उनको क्राफ्ट में, कला में काफ़ी इंटरेस्ट था, जैसे वीविंग ऑफ वुलन एंड सिल्क क्लॉथ, ऊन के कपड़े बनाना, सिल्क के कपड़े बनाना, ज्वेलरी मेकिंग, ज्वेलरी वो बनाते थे, मेटल का वर्क वो करते थे, लाइक चाकू वगैरह बनवाना, तलवार बनाना, या इसके अलावा भी धातु से काफ़ी सारे सामान वो लोग बनाते थे, आइटम्स, स्टोन वर्क, इसके अलावा स्टोन से भी वो काफ़ी सारे टूल्स और इक्विपमेंट बनाते थे। तो इस तरह से आर्ट भी लोगों को आता था इंडियंस को। दिल्ली, जौनपुर, लखनऊ कैम वर वेल नॉन इंडस्ट्रियल सेंटर ड्यूरिंग द मिडवेल एज, इस तरह से जो ये दिल्ली है, जौनपुर है, लखनऊ है, कैमवे है, एक ये इंडस्ट्रियल, यहाँ मतलब लोग काफ़ी सारे आर्ट में लोगों को इंटरेस्ट था, एक इंडस्ट्री के रूप में थे उस मिड टाइम में, मिडवेल एज में, मध्यकाल में। थर्ड जो है इंडिया हैड कमर्शियल रिलेशन विद कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, और इंडिया के जो क्या थे, कमर्शियल रिलेशंस थे सेंट्रल और वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी, जो दूसरे देश थे उनके साथ बहुत ही कमर्शियल, मतलब व्यापारिक संबंध थे, बिजनेस रिलेशंस थे। ईस्ट अफ्रीका, चाइना के साथ, बंगाल वॉज द चीफ पोर्ट फॉर ट्रेड विद चाइना एंड ईस्ट इंडिया, जो बंगाल से क्या होता था, ट्रेड, बिजनेस के लिए पोर्ट, मतलब पहले क्या लोग पोर्ट, मतलब शिप्स के थ्रू ही बिजनेस होता था, ऑब्वियसली वो ट्रेन या प्लेन्स अवेलेबल नहीं थे, तो लोग जो वाटर शिप के थ्रू करते थे, तो जो पोर्ट था, जो बंदरगाह था, वो बंगाल के अंदर जो पोर्ट है वो फेमस था, या लोग वहीं से, चाइना वाले और ईस्ट इंडीज़ जो वहीं से ट्रेड करते थे। यह सब हम पढ़ेंगे। सर्किल ऑफ द जस्टिस, एक जस्टिस का जो सर्किल है वो देखिए फ़कर ए मुदबीर, फ़कर ए मुदबीर अ 13th सेंचुरी राइटर, 13th सेंचुरी के वो राइटर थे, लेखक थे। रॉड द रूलर्स एंड मिलिट्री कमांडर शुड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ
पीजेंट्स, जो रूलर्स थे या जो मिलिट्री कमांडर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके जो इंटरेस्ट को क्या करते थे, प्रमोट करते थे। वाई शुड दे, वो ऐसा क्यों करते थे? दिस इज़ बिकॉज सक्सेसफुल रूलर शुड हैव लार्ज आर्मी टू सपोर्ट हिम। वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि एक अच्छे राजा को किसकी नीड होती है, एक आर्मी की नीड होती है सपोर्ट करने की लिए। द सोल्जर कैन नॉट लिव कंफर्टेबल विदाउट ए गुड सैलरी, और बिना सैलरी के जो सोल्जर्स है, जो सैनिक है, वो अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे? अगर उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी तो नहीं, उनकी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल नहीं होगी। इन ऑर्डर टू पे देम ए गुड सैलरी द रूलर्स नीड रेवेन्यू, तो जो रूलर्स है, जो राजा है, उन्हें किसकी नीड होगी? रेवेन्यू की नीड होगी। द रेवेन्यू कैम फ्रॉम द पीजेंट्स, और जो रेवेन्यू है उनके पास कहाँ से आती थी? पीजेंट्स, मतलब सामंतों से आती थी। बट द पीजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली व्हेन द पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द किंगडम, लेकिन जो पीजेंट्स थे वो भी रेवेन्यू कब पे करते थे? जब राज्य के अंदर, किंगडम के अंदर क्या हो? पीस हो, शांति हो, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि हो। ऑब्वियसली उनके पास इनकम होगी तभी वो क्या पे कर पाएंगे? टैक्स पे कर पाएंगे। द रूलर शुड देयरफॉर इंश्योर जस्टिस फॉर द पीजेंट्स, इसलिए जो रूलर्स थे, जो राजा थे या जो सुल्तान थे, वो इंश्योर करते थे जो पीजेंट्स हैं उनके साथ क्या हो? न्याय हो। अब देखिए द नोबल्स एंड एकता सिस्टम के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। द नोबल्स वर पावरफुल फोर्स इन द सल्तनत पीरियड, जो नोबल्स थे वो पावरफुल होते थे सल्तनत पीरियड के अंदर। मोस्ट ऑफ द नोबल्स वर तुर्किश और अफगान्स, ज़्यादातर जो कहाँ से थे? जो अफगान्स और तुर्किश थे रूलर नोबल्स जो थे। मोस्ट ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स, मिलिट्री कमांडर हैड हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट कैम फ्रॉम द क्लास, ज़्यादातर जो मिलिट्री ऑफिसर थे या गवर्नर्स जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर थे सुल्तान के यहाँ पर, वो तुर्किश या अफगानी थे वो। इंस्टेड ऑफ पेइंग सैलरी टू एन ऑफिसर इन कैश ही ग्रांटेड ए सर्टेन क्या है? रेवेन्यू अराइजिंग फ्रॉम पीस ऑफ लैंड एंड विलेज रिजर्व फॉर द पर्पस। तो यहाँ क्या है? उन्हें सैलरी की जगह बहुत सी बार राजा क्या पे कर देते थे? लैंड उनको दे देते थे। The land grant were known as एकता and their holder called इक्वेदार, तो जो लैंड उन्हें ग्रांट की जाती थी उसे एकता बोलते थे, और जो उसका होता था होल्डर होगा, जो उस लैंड का होल्डर जिसे वो दी जाती थी, वो इक्तेदार या मुक्तीस के नाम से जाना जाता था। दिस वॉज नॉन एज एकता सिस्टम, कि एकता सिस्टम के अंदर क्या होता है? इस सिस्टम के अंदर IQTA एकता सिस्टम जिसे बोलते हैं, इस सिस्टम के अंदर जैसे राजा के आप यहाँ काम कर रहे हैं तो उसके बदले आपको राजा को क्या देनी पड़ेगी? सैलरी, तो राजा मनी देनी पड़ती, तो उस सैलरी की वजह किंग आपको क्या दे देता है? लैंड दे देता है, कोई ज़मीन दे देता है, कोई भूमि दे देता है। आप उसके ऊपर क्या कर सकते हैं? लाइक एग्रीकल्चर वर्क कर सकते हैं, कोई भी वर्क कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो रेवेन्यू जनरेट होगी उससे आप अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है वो एकता सिस्टम कहलाता था। यस, फिर देखिए Under this system, out of the revenue that the officer collected, he kept a certain amount as his salary. तो उस ज़मीन से जो इनकम होती थी तो कुछ अमाउंट को तो वो एज ए सैलरी अपने पास रख लेते थे, और अदर सम ऑफ मेंटेनिंग द सोल्जर फॉर द सुल्तान, और बाकी जो बचा हुआ होता था वो सुल्तान को दे देते थे। किसके लिए? सोल्जर, सेना मेंटेन करने के लिए, आर्मी मेंटेनिंग के लिए। इन सम केसेस अ पार्ट ऑफ द रेवेन्यू वॉज सेंड टू सुल्तान, और जो रेवेन्यू का पार्ट है वो किसे सेंड कर देते थे? सुल्तान को। द मुक्तीस मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास, जो मुक्तीस होते थे वो क्या लॉ और ऑर्डर मेंटेन करके रखते थे। दे वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू सप्लाई सोल्जर टू सुल्तान इन टाइम ऑफ वॉर, और जब वॉर का टाइम होता था, युद्ध का टाइम होता था, तो वो क्या करते थे? राजा को सोल्जर, सैनिक सप्लाई करते थे। कंट्रोल ओवर मुक्तीस, अब इनको किस तरह से कंट्रोल करते थे मुक्तीस को, वो देखेंगे हम लोग। मुक्तीस वर एक्सपेक्टेड टू कीप ए डिटेल अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर कंसर्निंग देयर इक्तास, मतलब जो मुक्तीस थे वो एक डिटेल अकाउंट मेंटेन करते थे कि कितना तो रेवेन्यू, कितनी इनकम हुई है, कितना एक्सपेंसेस, मतलब कितना खर्चा हुआ है। रूलर्स लाइक बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी कुड कीप देयर नोबल अंडर प्रॉपर कंट्रोल, वो अपने जो नोबल्स थे, अलाउद्दीन खिलजी हो गए, बलबन हो गए, वो सिकंदर लोदी, अपने जो नोबल्स को प्रॉपर कंट्रोल में रखते थे वो लोग। बट मोस्ट ऑफ द सुल्तान फेल टू ब्रिंग नोबल्स अंडर प्रॉपर डिसिप्लिन, बट बहुत सारे जो सुल्तान क्या हो गए थे, जो अपने नोबल्स को प्रॉपर डिसिप्लिन में रखने में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। फिर कंट्रोल और मुक्तीज वॉज ईजियर इफ़ द लैंड ग्रांट नॉट हेरिडेटरी, मुक्तीस को कंट्रोल करना जब ईजी हो जाता था जब जो लैंड जो दी हुई वो हेरिडेटरी, ऐसा नहीं कि लाइक हमने जो मुक्तीस अभी है उसको लैंड दे दी
फिर ऐसा नहीं कि वो जो लैंड है वो उसके सन के पास चली जाए, नहीं, अगर वो जब तक मुक्ति से लैंड उसी के पास रहेगी, वापस किसके पास चली जाएगी, किंग, राजा के पास। अगर ये सिस्टम क्या होता है, हेरिडेटरी होता है कि इसके पास गई फिर इसके पास गई, तो उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है सुल्तान को। तो यस देखिए, बट व्हेन ए टाइटल पास ऑन फ्रॉम फादर टू हिज सन इट बिकम डिफिकल्ट टू मैनेज मुक्ति। अगर ये टाइटल, जैसे मुक्ति का जो टाइटल है फादर के पास था, फादर से फिर सन के पास चला जाता है, तो उनको हैंडल करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। यह सब हम पढ़ेंगे इब्न बतूता's ऑब्जर्वेशन, इब्न बतूता के बारे में पढ़ेंगे। इब्न बतूता का आपको पिक्चर भी आपकी बुक में दिख रहा है, यस इब्न बतूता सॉरी, इब्न बतूता ए ट्रैवलर फ्रॉम मोरक्को, वो कहाँ के ट्रैवलर थे, मोरक्को, अफ्रीका से वो आए थे। रिच्ड इंडिया इन AD 1333, इंडिया में कब आए थे, इंडिया कब पहुँचे थे, AD 1333 में। ही स्पेंड मैनी ईयर एट द कोर्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने काफ़ी सारा जो टाइम है कहाँ स्पेंड किया था, मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ स्पेंड किया था, उनके दरबार में स्पेंड किया था। ही वॉज लेफ्ट एन इंटरेस्टिंग अकाउंट ऑफ इंडिया हिज टाइम, वो काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग अकाउंट, मतलब इंडिया के बारे में काफ़ी सारा उन्होंने लिखा था, इंटरेस्टिंग लिखा था। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द इब्न बतूता's अकाउंट दैट मोहम्मद बिन तुगलक हैड कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़, उनके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो कौन सी थी, कॉन्ट्राडिक्टरीज क्वालिटी, असंगत, मतलब सम टाइम ही वॉज वेरी हम्बल, मतलब इस तरह की क्वालिटी थी, कभी तो वो बहुत ज़्यादा दयालु हम्बल हो जाते थे, बट एट अदर टाइम ही वॉज इन्फ्लिक्ट सर्व पनिशमेंट फॉर इवन ऑर्डनरी ऑफेंस, और कभी कभी वो एक छोटे से काम के लिए, छोटे सी मिस्टेक्स के लिए भी बहुत बड़ी पनिशमेंट दे देते थे, इस टाइप के वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। यस, फिर अकॉर्डिंग टू इब्न बतूता the country was in state of disorder and traveling from one place to another was unsafe। यहाँ कहते हैं इब्न बतूता कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना उस टाइम पर क्या था, ट्रैवलिंग करना जो क्या था, अनसेफ था। ही सेज सम चिफ्चियंस लिव इन थिक बैम्बू फॉरेस्ट, जो कुछ मुखिया जो होते थे वो कहाँ रहते थे, थिक बैम्बू, जो बैम्बू मतलब बांस के जो फॉरेस्ट होते थे, जंगल, वहाँ रहते थे। द बैम्बूज प्रोटेक्ट द रूलर्स, और जो बैम्बू है वो क्या करते थे, उस रूलर, उस शासक को प्रोटेक्ट करते थे। एज इफ दे आर लिविंग इन अ फोर्ट, अगर वो कहाँ रहते थे, किलों में रहते हैं तो। इनसाइड द स्ट्रॉन्ग बैम्बूज वॉल आर देयर कैटल एंड देयर क्रॉप, और बैम्बू वॉल के अंदर उनके क्या रहते थे, कैटल्स या उनकी क्रॉप्स, फसलें या जो कैटल्स, उनके जो पशु वगैरह है जिनको उन्होंने पाला हुआ है वो रहते थे। द रेन्स लास्ट 3 और 4 मंथ इन ए ईयर इन दिस रीजन, और जब वहाँ उन क्षेत्रों में जो बारिश जो होती थी 3 to 4 मंथ्स में आती थी। देयरफॉर देयर इज़ ऑल्सो सफिशियंट वाटर फॉर देम, तो उनके लिए जो वाटर होता था वो क्या होता था, सफिशियंट होता था। दीज रूलर कुड नॉट कन्क्वर्ड इजीली, और उन रूलर्स को जो कन्क्वर्ड कब्जा करना आसान नहीं होता था। फॉर दिस ए स्ट्रॉन्ग आर्मी वॉज नीडेड विच वुड कट डाउन द बैम्बू फॉरेस्ट यूजिंग सम वेरी शार्प टूल्स, और जो ये बैम्बूज के यहाँ जो रहते थे रूलर्स, उन्हें कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता था। अगर उन्हें कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक बहुत ही बड़ी आर्मी, बहुत बड़ी सेना की नीड होती थी। इसके अलावा शार्प टूल्स चाहिए होते थे, किसको, बैम्बू को कट करने के लिए, कि जब शार्प टूल्स होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, बैम्बू को कट कर सकते हैं। यह सब हम लेसन की समरी देखेंगे। इसमें देखिए सबसे फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी थी, 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी थी, और उन्होंने जो दिल्ली को अपनी कैपिटल बनाया था। फिर हम देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट टाइम फेस किया था, और अपने जो नोबल्स थे उन्होंने उन्हें काफ़ी सारा क्या दिया थी, रेसिस्टेंस किया था नोबल्स ने। फिर इल्तमिश के बारे में पढ़ा था, पावरफुल रूलर थे, उनके पास एक क्या थी, 40 मतलब 40 पावरफुल नोबल्स थे उनके पास। फिर पढ़ा रज़िया सुल्तान के बारे में, उन्होंने भी काफ़ी सारा ग्रेट अपोजिशन फेस किया था, 1420 में उनकी डेथ हो गई थी। फिर बलबन के बारे में पढ़ा था, बलबन रूल्ड विथ आयरन हैंड, मतलब उन्होंने भी काफ़ी सारे जो 40 जो नोबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया था बलबन ने। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर जो कब्ज़ा किया था, और किस तरह से वहाँ की जो वुमेन्स ने जौहर किया था। फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो अनपॉपुलर थे, टैक्सेशन जो उन्होंने डॉब में लगाया था, या उन्होंने कैपिटल जो शिफ्ट करी थी दिल्ली टू दौलताबाद, ये उनकी जो अनपॉपुलर पॉलिसीज़ थी फिर मोहम्मद बिन तुगलक की। फिर टैमरलैन के बारे में पढ़ा था, जो 1398 में उन्होंने लूटा था दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार और नागरकोट और जम्मू को उन्होंने लूटा था। फिर जो इब्राहिम लोदी थे वो, उनके बारे में हमने यहाँ पढ़ा है। फिर सुल्तान हैज़ हेड ऑफ बॉस, सुल्तान जो क्या होता है, सिविल हो या मिलिट्री हो, मतलब आर्मी दोनों का क्या होता था, हेड होता था।
जो चीफ मिनिस्टर को बोलते थे वज़ीर, और अदर जो थे दीवाने खास होते थे, काजी होता था जो जज होता था। एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ प्रोविंसेस, की बहुत सारे स्टेट्स में हम उसके राज्य को डिवाइड करते थे। फिर उन प्रोविंसेस को भी किस में डिवाइड किया गया था, डिस्ट्रिक्ट्स में। फिर विलेजेस जो थे वहाँ पर विलेजेस में भी के अंदर भी क्या होते थे, हेड होते थे, विलेज के हेड। फिर एग्रीकल्चर जो उस समय मोस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी कि उसी से मेनली जो उनका वर्क चलता था। फिर क्राफ्ट भी उस समय था कि लोग कपड़े बुनना, ज्वेलरी बनाना, मेटल वर्क लोग करते थे। फिर इक्वेदार और मुक्ति सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि जो किंग है उन्हें लैंड ग्रांट करते थे, और फिर वो क्या करते थे राजा को जब वॉर के टाइम पर क्या प्रोवाइड कराते थे, सोल्जर्स प्रोवाइड कराते थे। फिर इब्न बतूता का जो ऑब्जर्वेशन है वो हमने देखा था वर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, कि वो किस तरह की उनकी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ थी, और किस तरह से जो चीफ मैन है वो बैम्बू फॉरेस्ट में रहते थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ कम टू एक्सरसाइज, वी डिस्कस एक्सरसाइज। फर्स्टली वी डिस्कस MCQs। फर्स्ट MCQs इज द ओनली वुमन टू रूल दिल्ली, तो रज़िया सुल्तान ही ओनली वुमन है, उन्होंने रूल किया था दिल्ली पर। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु कन्क्वर्ड सदर्न, पहले सुल्तान जिन्होंने साउथ पर भी कब्जा किया था तो अलाउद्दीन खिलजी। Third is an important political experiment of Muhammad bin Tughlaq was the transfer of the capital from Delhi to, उन्होंने अपनी कहाँ ट्रांसफ़र करी थी, दिल्ली से देवगिरी। फिर देखिए ड्यूरिंग द सुल्तान सल्तनत पीरियड द चीफ मिनिस्टर को किस नाम से जाना जाता था, वज़ीर के नाम से जाना जाता था। सेकंड इज मैच द कॉलम। फर्स्ट इज शिकदार मीन्स होता है हेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड इज जौहर, जौहर मीन्स टू प्रेशन फ्लेम्स, मतलब जौहर मतलब अपने आप को आँख की जो ज्वाला है उसमें समर्पित करना। इल्तमिश, इल्तमिश का देखिए यस 40, उन्होंने 40 पावरफुल नॉवेल्स उन्होंने रखे हुए थे। यस नेक्स्ट इज अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने चित्तौड़ के फोर्ट पर अटैक किया था। फिफ्थ है कुतुबुद्दीन ऐबक, फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, फाउंडर थे वो दिल्ली सल्तनत के। इब्राहिम लोदी लास्ट अमंग दिल्ली सल्तनत, जो लास्ट थे वो दिल्ली सल्तनत में। तो नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीट, नाउ योर एक्सरसाइज इज कंप्लीट, पार्ट 3rd कंप्लीट of chapter 4. Thank you. Have a nice day, students.